क्या डीजल में आइसोबर्नॉल मिलाया जा सकता है? अगर हाँ, तो सिर्फ 15% ही क्यों? हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से 15% आइसोबर्नॉल डीजल में ब्लेंड करने का अनाउंसमेंट हुआ है, जिससे काफी लोगों के मन में सवाल है कि यह आइसोबर्नॉल होता क्या है? क्या ये इथेनॉल से अलग है? और डीजल का क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है? ये सभी सवाल आज की इस वीडियो में फैक्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। यहाँ मैं हर रोज एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ट्रेंडिंग टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल अनाउंसमेंट क्या है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही गडकरी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के पॉजिटिव रिव्यूज का भी जिक्र किया है। लेकिन इस अनाउंसमेंट को समझने से पहले एक बेसिक सवाल ये आता है, आखिर डीजल में किसी और फ्यूल को मिलाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन हमारी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट होता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तब उसका असर इंडिया के इंपोर्ट बिल में और फ्यूल प्राइस दोनों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को महंगा ऑयल खरीदना पड़ता है। और इसी वजह से इंडिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर रिसर्च करने पे लगा हुआ था और इसी रिसर्च की शुरुआत हुई थी इथेनॉल ब्लेंडिंग से। इंडिया ने सबसे पहले पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करने को प्रमोट किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के इंपोर्ट डिपेंडेंसी को जितना हो सके उतना कम कर सके, जिसकी शुरुआत इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कट डाउन हुआ पेट्रोल का। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग काफी हद तक सक्सेसफुल हुई। इसके बाद सवाल आया, क्या इथेनॉल को डीजल के साथ भी मिलाया जा सकता है? लेकिन यहीं पर एक टेक्निकल चैलेंज आ गया। इथेनॉल और डीजल की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती। इथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि डीजल का बिहेवियर बिल्कुल सेपरेट होता है। इसी वजह से डीजल और इथेनॉल दोनों स्टेबली मिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इथेनॉल में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि डीजल एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसी वजह से इन दोनों की मिक्सिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको स्टोर करते हैं तो डीजल इथेनॉल सेपरेट हो जाता है, फ्यूल अनस्टेबल हो जाता है, इंजेक्टर भी डैमेज हो सकता है, कोर्जन इंक्रीज हो सकता है और इंजन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती है। इसी वजह से इथेनॉल को डीजल के साथ मिलाने की कोशिश नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल को कभी मिलाने की कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि इथेनॉल को वो डीजल से मिला पाए, बट वो इस कोशिश में नाकाम हुए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने टेस्टिंग स्टार्ट करी आइसोबर्नॉल को डीजल में मिलाने की। अब सवाल ये है कि आइसोबर्नॉल क्या होता है? ये भी एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इथेनॉल से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन 4 होते हैं, जबकि इथेनॉल में कार्बन 2 थे। और यही डिफरेंस इसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है। इसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होता है, जिसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर कंबशन मिलता है और ये ज्यादा पावरफुल भी होता है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होती जाती है, फ्यूल की एनर्जी और डेंसिटी भी इंप्रूव होती है। इसी वजह से एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, जबकि आइसोबर्नॉल में 4 कार्बन होते हैं। इसी वजह से इसकी एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज भी हो जाती है और वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है। इसमें पानी की अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम होती है इथेनॉल के कंपेयर में। इसी वजह से ये डीजल के साथ कंपैटिबिलिटी इंप्रूव होता है। इसीलिए आइसोबर्नॉल जो है एक डीजल का मच क्लोजर है देन इथेनॉल से। इसी वजह से आइसोबर्नॉल को डीजल में ब्लेंड करने के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन माना जाता है। अब देखते हैं आइसोबर्नॉल बना कैसे है। आइसोबर्नॉल को शुगर केन, मोल्स, कॉर्न्स, राइस और डैमेज फूड गेन से भी बनाया जाता है। फर्मेंटेशन और प्रोसेसिंग के बाद आइसोबर्नॉल बनाया जाता है। पहले फर्मेंटेट करके उसे इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल के बाद बायोलॉजिकल कन्वर्जन करते हैं उसका, जिसकी वजह से आइसोबर्नॉल बनता है और उसके बाद वो डीजल में ब्लेंड होता है। अब बात करते हैं आइसोबर्नॉल के कुछ फायदों की। सबसे पहले इसकी एनर्जी डेंसिटी इथेनॉल से ज्यादा होती है। इथेनॉल में 21 मेगा जूल होती है, जबकि आइसोबर्नॉल में 29 मेगा जूल होती है, यानी डीजल के परफॉर्मेंस के और ज्यादा करीब। और इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पर कंपैरेटिवली कम इफेक्ट पड़ता है और स्टेबली ये मिक्स भी हो जाते हैं। लेस चांस होता है कि ये सेपरेट होंगे। और जो इथेनॉल में प्रॉब्लम आती है कि इथेनॉल जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करके और पानी बन जाता है, ये लेस सॉल्यूबल होता है वाटर के साथ। आइसोबर्नॉल मॉइस्चर को बहुत ज्यादा कम एब्जॉर्ब करता है अगर हम कंपेयर करें
इथेनॉल के साथ, जिसकी वजह से इसको स्टोर करना ज्यादा इजीली हो जाता है और ये इजीली स्टोर और हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू इथेनॉल। ये फ्यूल सिस्टम में कोरोजन चांस भी कम करता है, जिसकी वजह से पाइपलाइंस, रबर सील्स, जो इथेनॉल में सबको समस्या आ रही है, इसकी वजह से ये लो मेंटेनेंस हो जाता है और कॉस्ट सेविंग हो जाता है, जिसकी वजह से कम चांस होते हैं गाड़ी के खराब होने का। कुछ स्टडी आइसोबर्नॉल ब्लेंड करने के बाद हार्मफुल एमिशन जो होते हैं वो भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसमें पॉल्यूशन कम जनरेट होता है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्पैक्ट जब उसको ब्लेंड करा जाएगा डीजल के साथ तभी पता चलेगा। अब सवाल ये आता है कि 15% ही क्यों? दरअसल दोस्तों, हायर ब्लेंडिंग के लिए इंजन की कंपैटिबिलिटी टेस्ट और फ्यूल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। हायर ब्लेंडिंग के लिए फ्यूल कंपैटिबिलिटी और टेस्टिंग और फ्यूल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी वजह से पहले लिमिटेड ब्लेंडिंग रेशो पर काम किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए थे। इस प्रोजेक्ट में बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट में 100% इथेनॉल को और आइसोबर्नॉल को मिक्स किया गया और तब रन करा गया और वो सक्सेसफुल रन भी हुए। बट अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो केवल 15% डीजल में मिलाएगी, ताकि प्रॉमिसिंग जो आउटकम है, जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को नुकसान भी हो रहा है तो ना हो। इसीलिए इस प्रपोजल पे आगे काम चल रहा है। अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पर अडॉप्ट होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किस किस सेक्टर को होने वाला है? एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें शुगर मिल्स, मेज, बायोमास सप्लायर आते हैं। ऑटोमोटिव्स का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसकी वजह से इंजन मैन्युफैक्चरर, फ्यूल सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, उन सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एनर्जी और फ्यूल कंपनीज को फायदा होने वाला है और केमिकल सेक्टर को फायदा होने वाला है। इन सभी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या फेस कर सकते हैं इसकी वजह से। सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कि लार्ज स्केल फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि अगर बहुत ज्यादा फ्यूल ब्लेंड होता है तो हमारे जो खाने का फीड स्टॉक है वो भी कम पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे फूड के प्राइसेस और भी ज्यादा हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से खाने के प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि फूड और फ्यूल दोनों में कंसर्न हो रहा है कि प्राइस ज्यादा हाई हो सकते हैं और तो और प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। इवन बताया जा रहा है कि अभी डीजल, जो रेगुलर डीजल है, उससे ज्यादा महंगा पड़ रहा है आइसोबर्नॉल बनाने का कॉस्ट। लेकिन बोला जा रहा है जब प्रोडक्शन अगर एक्सपेंड होगा, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन होगा, तो बोला जा रहा है कि हम इस प्राइस को कम कर सकते हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको स्टोरेज टैंक्स का, ब्लेंडिंग यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना होगा। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद इसके लिए कैपेबल ना हो, और टेस्टिंग फैसिलिटी, इन सबको ही हमें दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नीड पड़ेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि व्हीकल में कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं। चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।